हेलो एवरीवन। आज हम अपवा तंत्र को कंटिन्यू करेंगे, जो अध्याय तीसरा है, भारत का भौतिक पर्यावरण। ठीक है, कल हमने बेसिकली अपवा तंत्र और अपवा क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद में कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, और उसके बाद में जो जनरल पैटर्न क्रिएट होते हैं नदी द्वारा, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और उनके बाद हमने जो जल विभाजक रेखा है भारत की, ठीक है, जो ड्रेनेज पैटर्न को अलग करती है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। और यहाँ पर कुछ बातें हैं जो एक्स्ट्रा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली जो समुद्र में जल विसर्जन करते हैं, जो नदियाँ करती है, उसके आधार पर दो समूहों में बांटा है। ठीक है, पहली है अरब सागर का अपवा तंत्र और दूसरी है बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जो कुल अपवा क्षेत्र है उसका लगभग 77% भाग बंगाल की खाड़ी में विसर्जित किया जाता है, और 23% है जो अरब सागर में विसर्जित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवद्रोणियों को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वाला जो अपवा क्षेत्र है, वो बेसिकली 14 नदी द्रोणियां हैं, जिनमें बड़ी बड़ी जो नदी तंत्र है भारत के, ठीक है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती, बराक इत्यादि। ठीक है, तो ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज करती है वो इनका है 84%। ठीक है, आउट ऑफ 100 84% है जो इन 14 नदी द्रोणियों द्वारा अपवाहित किया जाता है। उसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी है मध्य नदी द्रोणी, जिसका अपवा क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, ये बेसिकली 44 जो रिवर बेसिन है, ठीक है, नदी द्रोणियाँ हैं, ठीक है, वो लगभग 8% वाटर डिस्चार्ज करती है, अपवाहित करती है। उसके बाद में जो लघु नदी द्रोणी है, जिसका अपवाह क्षेत्र है 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, ठीक है, वो भी 8% जल को अपवाहित करती है। ठीक है, उसके बाद में हमने भारत के अपवा तंत्र के बारे में पढ़ा था कि जो भारत का अपवा तंत्र है वो किसका परिणाम स्वरूप है, ठीक है, किसका रिजल्ट है, वो तीन बड़ी भू आकृतिक इकाइयों का है, जिसमें हमने पढ़ा था हिमालय और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद में मैदानी क्षेत्र, और लास्टली प्रायद्वीपीय जो पोर्शन था इंडिया का, वो। ठीक है, उसके बाद में हिमालय अपवा तंत्र कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, इसके बारे में देखा था, और कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है, जैसे गोर्ज बनते हैं, वी आकार की घाटियाँ, सिपरिकाएँ और जलप्रपात बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैदानी क्षेत्र में एंटर करते ही जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं वो क्रिएट होती है। ठीक है, जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है उसमें समतल घाटियाँ, कोकुर झीलें, बाढ़ गर्त मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ, ठीक है, और लास्ट में नदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हिमालय अपतंत्र जो डेवलप हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था कि मायोसीन कल्प में, ठीक है, लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले ये एक विशाल नदी थी, जो शिवालिक या इंडो ब्रह्म के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, और हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी। ठीक है, और उसके बाद में ये सिंध के खाड़ी में दक्षिणी पंजाब, सॉरी, जो निचला पंजाब है उसके पास से दक्षिण दिशा में सिंध की खाड़ी में जल अपवाहित करती थी या डिस्चार्ज करती थी। ठीक है, उसके बाद में जो हिमालय अपवा तंत्र है, ठीक है, जो हिमालय अपवा तंत्र है वो शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, सरोवरी उद्गम, ठीक है, जो ग्लेशियर और जो झीलें हैं, ठीक है, हिमालय घाटियों में, ठीक है, उनसे जल प्राप्त करती है, और जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म, कॉन्ग्लोमोरेट, ठीक है, शामिल है। ठीक है, उसके बाद में जो मुख्य अपवा तंत्र है, ठीक है, वो हिमालय का तीन भागों में है। पश्चिम में सिंधु है, और मध्य में गंगा, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और इन तीनों की सहायक नदियाँ। ठीक है, उसके बाद में हिमालय अपतंत्र में हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो सिंधु नदी नदी तंत्र पढ़ा था, उसमें मैंने एक जो पॉइंट है वो उसको लैंग्वेज उसकी गलत बोल दी थी। ठीक है, जो बोकरचू ग्लेशियर है उसकी लोकेशन, ठीक है, मैंने यहाँ पे 31 पॉइंट बोल दिया था कल। ठीक है, एक्चुअली मैं 31 डिग्री 15 मिनट
उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर इसकी लोकेशन है पोकोचू ग्लेशियर की, जहाँ से सिंधु नदी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, आज के इस सेशन में हम जो सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है, और उसकी सहायक नदियां हैं झेलम, रावी, चेनाब, सतलुज, ठीक है, उन पर जो डैम और जो कैनाल प्रोजेक्ट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आगे सिंधु नदी तंत्र के सॉरी गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये व्यास व सतलुज नदी मिलती है, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, और वहाँ से इस नहर को निकाला गया था, जो पंजाब और बेसिकली राजस्थान में सिंचाई के उद्देश्य से इसको इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में भाखड़ा नागल परियोजना जो सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, अपर बारी दोआब नहर जो रावी नदी पर पंजाब राज्य में स्थित है, और सिरहिंद नहर सतलुज नदी पर है पंजाब राज्य में। ठीक है, जो भाखड़ा नागल परियोजना है उसमें जो दो डैम है, ठीक है, एक हिमाचल प्रदेश में है और एक पंजाब में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो डैम है उसे भाखड़ा बांध कहते हैं, जिसको गोविंद सागर नाम से भी जानते हैं। जो डैम बना हुआ है, डैम के आगे जो झील क्रिएट होती है, जो पानी इकट्ठा होता है, उसको गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पंजाब में डैम है उसको नागल डैम या नागल बांध के रूप में जानते हैं। उसके बाद में आगे है पौंग बांध, जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो पौंग बांध है उसके आसपास जो जल, ठीक है, भराव क्षेत्र है जो झील के रूप में जाना जाता है, उसको प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर के नाम से जानते हैं, जो व्यास नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, थिन डैम, ठीक है, वो रणजीत सागर के नाम से भी जानते हैं, रणजीत सागर बांध के नाम से पंजाब में स्थित है। उसके बाद में चमेरा बांध, चमेरा डैम है जो रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में चेनाब नदी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, उस पर जो तीन इम्पोर्टेंट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट बोल दो। ठीक है, तो सबसे पूर्व में है सलाल, ठीक है, और मिड में है दुलहस्ती, दुलहस्ती डैम, और वेस्ट में है बगलिहार। ठीक है, ये चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनकी सीक्वेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर लोकेशन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में तुलबुल प्रोजेक्ट, तुलबुल प्रोजेक्ट है जो झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, एक तुलबुल प्रोजेक्ट में एक डैम बनाया गया है। ठीक है, और जो वुलर बैराज है उन दोनों के बीच में एक झील क्षेत्र क्रिएट होता है। ठीक है, तो जहाँ ये पानी इकट्ठा होता है उसके बाद में ये तुलबुल प्रोजेक्ट से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, उसके बाद में 10th नंबर है उरी बांध, उरी बांध झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे जो कैनाल सिस्टम और डैम प्रोजेक्ट है सिंधु नदी तंत्र में स्थित। ठीक है, उसके बाद में ये वाटर डिवाइडिंग लाइन है। ठीक है, तो सिंधु के बारे में कल हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारा जो नदी सिस्टम है उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले, ठीक है, एक चीज, ठीक है, जो नदियों के प्राचीन नाम है, ठीक है, जैसे इंडस को सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, झेलम को जो झेलम नदी है, ठीक है, झेलम नदी को क्या कहते हैं, वितास्ता। ठीक है, एक मिनट, वितास्ता। ठीक है, उसके बाद में जो चेनाब रिवर है, ठीक है, चेनाब रिवर को अस्किनी कहते थे। अस्किनी, ठीक है, रावी को पारुशनी कहते थे। ठीक है, पारुशनी, और उसके बाद में व्यास को विपाशा। ठीक है, और सतलज को सतुद्री बोलते थे। ठीक है, सतुद्री, ठीक है, बेसिकली ये इनके प्राचीन नाम है। उसके बाद में गंगा नदी तंत्र।
ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, कहने का मतलब ये नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला है, ठीक है, वहाँ पे गौमुख के निकट, ठीक है, एक लोकेशन का नाम है, वहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री हिमनद है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणी को काटकर, ठीक है, जो मिडल और लेसर हिमालय है उसको काटते हुए साउथ की तरफ आती है। उसके बाद में एक तंग गोर्ज से होकर गुजरती है। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद में गंगा कहलाती है। अभी हम डायग्राम से जो पंच नद है, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे, जो पांच प्रयाग बनते हैं, सॉरी, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले बेसिक डिटेल पढ़ लेते हैं। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। ये अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनी है। जो अलकनंदा नदी है वो धौली गंगा और विष्णु गंगा दो जल धाराएं हैं, उनसे मिलकर बनी है। ठीक है, जो जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। ये जो दो नदियां ना, ठीक है, विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये विष्णु प्रयाग में इस अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, या जोशीमठ में। ठीक है, अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां, जिसमें एक है पिंडारी, इसे पिंडारी नदी है जो अलकनंदा में कर्ण प्रयाग पर मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा, ठीक है, इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, कहने का मतलब मंदाकिनी या कालीगंगा रिवर है जो अलकनंदा से रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। उसके बाद में गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, पहले इन पांच प्रयाग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको जो ये डार्क ब्लू कलर में जो दिख रही है, ये गंगा नदी है। ठीक है, यहाँ पे भागीरथी पश्चिम में साइड में, पूर्व में अलकनंदा है। ठीक है, ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए ये यहाँ पे मूव करती है। पहले उत्तराखंड, ठीक है, उसके बाद में यूपी, यूपी के बाद में बिहार, बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल। ठीक है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ठीक है, जो पांच प्रयाग है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है गौमुख ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ से निकलती है भागीरथी रिवर। ठीक है, और इधर नॉर्थ में है, उत्तराखंड की एक जगह है, वहां से निकलती है जोत गंगा। ठीक है, जोत गंगा। ठीक है, और ये है भागीरथी। ठीक है, ये यहाँ पे जो दक्षिण पूर्व दिशा में मूव करती है। भागीरथी में एक नदी आकर मिलती है, उसको बोलते हैं बिलांगना। ठीक है, बिलांगना के जस्ट जो कॉन्फ्लुएंस होता है भागीरथी और बिलांगना का, उसके नॉर्थ साइड में यहाँ पे टिहरी डैम है, टिहरी बांध। ठीक है, इधर सतोपत ग्लेशियर, ठीक है, ये भी उत्तराखंड में पूर्वी रीजन में। ठीक है, सतोपत ग्लेशियर से आती है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा रिवर, और ये दोनों यहाँ पे देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, और इसके बाद में ये गंगा कहलाती है। ठीक है, अब सतोपत ग्लेशियर और जो गौमुख ग्लेशियर, ये दोनों आसपास में ही है। ठीक है, ये ऐसे पड़ते हैं, यहाँ पे है सतोपत ग्लेशियर और ये है गौमुख ग्लेशियर। गौमुख और ये है सतोपत। ठीक है, यहाँ से ये अलकनंदा निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर जो चोटियाँ हैं भारत की उत्तराखंड में, जिसमें कामेत, माना, ठीक है, यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, ये बेसिकली पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में अलकनंदा में एक नदी आकर मिलती है चोराबारी ग्लेशियर से। ठीक है, चोराबारी ग्लेशियर से, जो डिजास्टर हुआ था 2013-14 में इंडिया में। ठीक है, और वो
चोराबारी ग्लेशियर में जो बादल फटने से उसकी वजह से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे है केदारनाथ। ठीक है, तो इस नदी को बोलते हैं मंदाकिनी या काली गंगा या काली गंगा। ठीक है, इसी में बाढ़ आई थी। ठीक है, मंदाकिनी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे है बद्रीनाथ और यहाँ पे है हेमकुंड साहिब। ठीक है, हमने जो फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा था उसमें जो उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय पढ़ा था उसमें तीन धार्मिक केंद्र पढ़े थे, उसमें एक है केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब। ठीक है, तो हेमकुंड के आसपास, जो हेमकुंड साहिब लोकेशन है उसके आसपास से एक नदी निकलती है, वो है धौली गंगा। धौली गंगा। ठीक है, और ये विष्णु प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नंदा देवी चोटी है। ठीक है, नंदा देवी पीक है। ठीक है, नंदा देवी पीक के पास में त्रिशूल पीक है। ठीक है, त्रिशूल से एक नदी निकलती है। ठीक है, और वो है नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी नंद प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, और पिंडारी ग्लेशियर, यहाँ पे जो नंदा देवी के साउथ में पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और अलकनंदा में आकर मिलती है, उसका नाम है पिंडारी, पिंडारी रिवर। ठीक है, नंदाकिनी रिवर और धौली गंगा रिवर। ठीक है, तो ये यहाँ पे कर्ण प्रयाग पे आकर अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, मैप थोड़ा ठीक नहीं बना है और राइटिंग भी थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और गंगा नदी के रूप में आगे मूव करती है साउथवर्ड। ठीक है, इसमें आगे ऋषिकेश एक सिटी है। ठीक है, और हरिद्वार। ठीक है, वो इन गंगा नदी के बैंक पे स्थित है, और फिर गंगा नदी है जो इधर यूपी में एंटर करने के बाद में पूर्व दिशा में मूव करने लगती है। ठीक है, तो एक बार इनको वापस डिस्कस कर लेते हैं। देखो, गौमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों आकर मिलती है। अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, उसके बाद में भागीरथी में एक नदी और आकर मिलती है उत्तर दिशा से, उसका नाम है जोत गंगा। ठीक है, जोत गंगा। और एक नदी अलकनंदा में, सॉरी, भागीरथी भागीरथी में और आकर मिलती है, उसका नाम है बिलांगना। ठीक है, जो यहाँ गौमुख ग्लेशियर के साउथ में ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो भागीरथी की दो सहायक नदियां हैं, जोत गंगा और बिलांगना। ठीक है, इसके बाद में इधर अलकनंदा की जो ईस्टर्न मोस्ट जो रिवर है, ठीक है, वो है धौली गंगा। ठीक है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। और नंदाकिनी, नंद जो नंद प्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा में मिलती है। और पिंडारी रिवर कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। और जो इम्पोर्टेंट रिवर है मंदाकिनी, जो चोराबारी ग्लेशियर से, ठीक है, ओरिजिनेट होती है, जिसके बैंक पर केदारनाथ स्थित है। ठीक है, जिसे मंदाकिनी या काली गंगा के नाम से जानते हैं। वो यहाँ पे रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये थे मैन प्रयाग। ठीक है, गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। और यहाँ से ये पहले दक्षिण में, ठीक है, पहले साउथवर्ड मूव करती है, उसके बाद में दक्षिण पूर्व में, फिर इस डायरेक्शन में मूव करती है, और फिर पूर्व की ओर बहने लगती है। ठीक है, कहने का मतलब पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व, और फिर पूर्व डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, अंत में यह दक्षिणमुखी होकर दो जल वितरिकाओं धाराओं में, भागीरथी और पद्मा, इन दो जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, जो भागीरथी है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल में जो हुगली रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो पद्मा है, ठीक है, पद्मा रिवर है, वो बांग्लादेश में गंगा को ही पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से बोलते हैं। ठीक है, आगे जाकर ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल। उसके बाद में इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिमी बंगाल में
520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जो लेंथ है गंगा नदी की वो है यूपी में, ठीक है, 1450 किलोमीटर। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। उसके बाद है बिहार, ठीक है, 445 किलोमीटर। और सबसे कम जो दूरी तय करती है उत्तराखंड में वो है 110 किलोमीटर। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी व अनियत अनित्य सॉरी अनित्यवाही नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल है, ठीक है। कहने का मतलब जो गंगा नदी तंत्र है वो बारहमासी नदी है, ठीक है। उसके बाद में सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। सोन है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। उसके बाद में बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं ये रामगंगा, ये रामगंगा है, ठीक है। इसके बाद में गोमती है, ठीक है। उसके बाद में घाघरा, ठीक है। और उसके बाद में गंडक, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे महानंदा, ठीक है। ये मैन जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो है, ठीक है। और उसके बाद में सागर द्वीप के निकट ये नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ठीक है। ये बेसिकली गंगा की सहायक नदियां हैं, इनके बारे में अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक प्रोजेक्ट है जो एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है, वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। नमामि गंगे परियोजना, ठीक है, 2014 में, जून 2014 में केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था, जिसका मेन टारगेट था प्रदूषण को कम करना और उसके गंगा के संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना था, ठीक है। तो इसका मेन टारगेट था वो सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था थी, ठीक है। जो सीवेज ट्रीटमेंट जो कहने का मतलब जो अर्बन एरिया से जो पॉल्यूटेड वाटर था उसको ट्रीटमेंट करके गंगा या अन्य नदियों में डिस्चार्ज करना। उसके बाद नदी नदी किनारे का विकास, नदी सतह की सफाई, जो नदी का जो कहने का मतलब तल है उसको गाद को हटाना, ठीक है। जो नदी का कैचमेंट एरिया है उसको साफ रखना, ठीक है, सॉरी जो नदी का चैनल है उसको साफ रखना। उसके बाद में जैव विविधता को प्रोटेक्ट करना और इंक्रीज करना, वनीकरण, जन जागरूकता फैलाना, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी और गंगा ग्राम के रूप में इनका डेवलप करना, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री है वो नदी विकास जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजनरेशन जो गंगा कायाकल्प, ठीक मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद में यमुना, गंगा की सबसे पश्चिम में सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। जो पश्चिमी दिशा में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना है। इसका स्रोत यमुनोत्री ग्लेशियर जो हिमालय में बंदरपूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग में, ठीक है, कहने का मतलब इलाहाबाद में गंगा से संगम होता है, ठीक है। प्रायद्वीप के पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा व कैन इसकी दाहिने तट की सहायक नदियां, ठीक है, दाहिने तट पर मिलती है। जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, ठीक है, ये चार नदियां हैं जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं यमुना की, ठीक है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है, ठीक है। आगरा नहर है जो यमुना नदी पर स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सहायक नदियां जैसे ये यमुना नदी है, ठीक है, ये इलाहाबाद, ठीक है, जो इलाहाबाद है वहाँ पे गंगा नदी और यमुना नदी का संगम होता है, ठीक है। इधर से ये चंबल नदी आ रही है, ठीक है, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चंबल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो बनास है, ठीक है, जो अरावली से निकलती है। उसके बाद में ये जो सारी नदियाँ निकलती है ये विंध्यन रेंज से निकलती है, ठीक है। तो इसमें एक है काली सिंध, दूसरी है पार्वती, ये दो चंबल की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में सिंध जो यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद में आगे ये नाम क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो ये बेतवा रिवर है, ठीक है। और बेतवा की एक सहायक नदी है जो नाम क्लियर नहीं है, ये अभी आगे अगले सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कैन रिवर, ठीक है। तो ये बेसिकली चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, ठीक है,
जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मेन ये है, ठीक है। और लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी आएगी, इसमें हिंडन, रिहंद, सेंगर और वरुणा। उसके बाद में चंबल नदी, चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक गोर्ज से बहती है, ठीक है, और राजस्थान में कोटा पहुंचती है, ठीक है। उत्तर दिशा में नदी मूव कर दी है शुरुआत में, ठीक है। जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है, कोटा में ये बूंदी, सवाईमाधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। कहने का मतलब कोटा से बूंदी और बाद में सवाईमाधोपुर, धौलपुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि, ठीक है, जो बेडलैंड टोपोग्राफी है वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड या रवाइन कहा जाता है, ठीक है। जो चंबल के बीहड़ है उनके लिए ये फेमस है, ठीक है। उसके बाद में गंडक, ये नदी दो धाराओं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ठीक है। इस मैप में तो गंडक रिवर है, ठीक है। ये दो धाराएं हैं इसकी, ठीक है। बेसिकली जो शुरुआत में जो ट्रिब्यूटरी है गंडक की, उसमें दो है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ठीक है, मिलने से बनती है। ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है, ठीक है। कहने का मतलब इसका जो कैचमेंट एरिया है वो बेसिकली नेपाल में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में आ गए कि बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। जो चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी है जो मापचान चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिल्ला, सेती, बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत ये शीशा पानी में एक गहरे गोर्ज का निर्माण करते हुए पर्वत से निकलती है। शारदा नदी, काली या काली गंगा इससे मैदान में मिलती है, ठीक है। और अंत में छपरा में ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है। घाघरा रिवर, ठीक है, मैप में देखते हैं तो घाघरा रिवर ये है, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत में शारदा नाम से, ठीक है, और उसके बाद में एक इसकी ट्रिब्यूटरी है उसको राप्ती बोलते हैं, ठीक है। ये इनकी मेन ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, घाघरा नदी की, ठीक है। उसके बाद में कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब है कि जो हिमालय का निर्माण हुआ उससे पहले भी ये नदी बह रही थी, ठीक है। तो उन नदियों को पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं जिनका जो लाइफ टाइम है वो हिमालय से भी पहले यहाँ पे इस रीजन में बहती थी, जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुणा निकलती है, ठीक है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व में तमूर कोसी, ठीक है। पश्चिम में तो सोन कोसी है और पूर्व में तमूर कोसी, ठीक है, दो नदियां मिलती है। अरुण नदी से मिलकर ये सप्तकोसी बनती है, ठीक है। कोसी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है या अदर नाम कौन से, एक तो अरुण है, ठीक है, और सोन कोसी, तमूर कोसी, ठीक है। ये निकलने के बाद में अरुण नदी से मिलती है और बाद में सप्तकोसी बनती है। उसके बाद में आगे रामगंगा, ठीक है, गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है, ठीक है। शिवालिक को पार करने के बाद ये अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कनौज के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और ब्रंश घाटी से होते हुए हुगली नदी में गिरती है, ठीक है। कहने का मतलब छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, इसके पूर्व किनारे से दामोदर नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ से दामोदर नदी निकलती है और हुगली नदी, जो हमने गंगा नदी का बाइफर्केशन हुआ था फरक्का बैराज के आसपास, ठीक है, एक पद्मा नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसका जो जो साउथवर्ड जो स्ट्रीम है उसको हुगली नदी के नाम से जानते हैं। बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। ये दामोदर की सहायक नदी है बराकर, ठीक है, जो, ठीक है। उसके बाद में कभी बंगाल का शोक, सौर ऑफ बंगाल कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया। कहने का मतलब जो दामोदर घाटी परियोजना थी उससे पहले दामोदर नदी में बाढ़ आती थी, ठीक है। इससे दामोदर नदी घाटी जो कॉरपोरेशन है उसने क्या किया कि जो दामोदर का जो जो एरिया बाढ़ से प्रभावित था वहां पर डैम क्रिएट कर दिए गए और
बाद में बाढ़ को कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है। इसलिए बंगाल का शोक कौन सी रिवर को कहते थे, वो है दामोदर रिवर। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहते थे, ठीक है। उसके बाद में शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद, ठीक है, जो मिलाम ग्लेशियर है वहां से शारदा नदी का या सरयू नदी का उद्गम होता है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। गौरी गंगा, शारदा का जो अपर रीचेज है वहां पे इसको गौरी गंगा के नाम से जानते थे। ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाइक नदी के रूप में भी जाना जाता था, और घाघरा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये घाघरा नदी ये शुरुआत में दिख रही है, ये शारदा नदी है, ठीक है। इसे गौरी गंगा भी कहते हैं, ठीक है। और सरयू नदी है, ठीक है, जिस पर अयोध्या स्थित है, ठीक है। सरयू और शारदा नदी पर अयोध्या शहर स्थित है, ठीक है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, ठीक है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली एक अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। कहने का मतलब जो गंगा नदी है, ठीक है, उसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो कौन सी है, महानंदा, ठीक है, जो दार्जिलिंग दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। सिक्किम की पहाड़ियों से भी एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसको तीस्ता नाम से जानते हैं, ठीक है। बाद में वो ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है, ठीक है, बांग्लादेश में। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनी हुई है। यह नदी पटना में, ठीक है, पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये सोन नदी है, ठीक है। ये अमरकंटक पठार से निकलती है, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है रिहंद, ठीक है, और एक का नाम है नॉर्थ कोयल, ठीक है, उत्तरी कोयल, ठीक है। और उसके बाद में ये दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी यहाँ पे हुगली में मिल जाती है, ठीक है। और एक दामोदर की सहायक नदी है कसाई, ठीक है, जो दामोदर के साउथ में स्थित है। और दामोदर नदी के नॉर्थ में एक है मयूराक्षी, ठीक है, मयूराक्षी नदी वेस्ट बंगाल में बहती है, ठीक है, और हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। तो एक सहायक नदी है टोन, ठीक है, वो गंगा नदी में मिलती है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली गंगा नदी तंत्र था, ठीक है। इसके बाद में अगले सेशन में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और जो गंगा नदी पर डैम और जो कैनाल्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे।